हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को इन्फॉर्म तो अपडेट तो पहले मिल गया होगा कि आज हम लोग यूट्यूब के ऊपर एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है एम 360, है ना। तो चलो जानते हैं कि इस बैच में क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात कि अगर आप इस चैनल पे आपको ना इस बैच में पूरा कंप्लीट बायोलॉजी कराया जाएगा, 11th हो 12th हो, है ना। और ये आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन इसको देख सकता है, सबसे पहली बात कि कौन कौन इसको देख सकता है। देखो, इस बैच को कौन कौन देख सकता है, इस बैच को कौन कौन देख सकता है, हु कैन सी दिस बैच। सबसे पहला, अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर मतलब सर अब अभी 10th पास किए, है ना, और अभी 10th पास करके आप बायोलॉजी लिए, ठीक है। आप क्या क्या किए, 10th पास करके बायोलॉजी लिए, ठीक है। और आपको एकदम बेसिक से पढ़ना है। आपके मायने में कहीं ना कहीं नीट के लिए ये है कि हमको नीट देना है, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, ठीक है। तो वो है, लेकिन आप अभी 10th पास किए, आप फ्रेशर हैं, तो आप ये देख सकते हैं एकदम बेसिक से नहीं, एक होता है जीरो, जीरो से नीचे नेगेटिव से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। नेगेटिव से आपको पहले लाएंगे जीरो पर, जीरो से फिर पॉजिटिव पे चलेंगे, पता है एकदम बेसिक से भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग इस चैप्टर को, ठीक है। अगर आप ड्रॉपर हैं, ड्रॉपर मतलब किसी कारण बस इस बार मान लीजिए आपका नीट नहीं हो पाया, है ना, आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए हो सकता है इस बार आप ड्रॉप लिए हैं, तो आप आपके लिए तो है ही ये वीडियो, है ना, आप देख सकते हैं, है ना। दूसरी बात, अगर आप 10th अभी जस्ट पास करके आए और आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए, आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत इंग्लिश आपका कमजोर है, तो आप इस बात के लिए बेफिक्र रहिए, हम बहुत ही कोशिश करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। मैक्सिमम चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में बता दूँ, है ना। और यकीन मानिए आपको नहीं प्रॉब्लम होगा अगर आप, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं, ठीक है, और फिर उसका अचानक से फिर इंग्लिश मीडियम में आ जाते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टीचर जो है इस बात को इग्नोर कर देते हैं। बट आप बेफिक्र रहिए, इस बात का यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा कि आप हिंदी मीडियम से है तो आपको उस तरीके से गाइड किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 10th पास है तब भी देख सकते हैं, ड्रॉपर है तब भी देख सकते हैं, हाँ भाई हाँ सब देख सकते हैं। क्या है कि अरे हाँ भाई हाँ सब देख सकते हैं, चाहे जो भी हो, नीट हो, बोर्ड के लिए हो, बोर्ड 2025 के लिए हो, बोर्ड 2026 के लिए हो, सब देख सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर सिर्फ पढ़ लेने से तो होगा नहीं, है ना, पढ़ लेने से तो होगा नहीं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बाबू ये बैच जो है आपका यूट्यूब पे चलेगा और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेम नाम का बैच हम लोग के ऑफलाइन बैच में भी चलता है। तो हम लोग का ऑफलाइन सेंटर पटना है, पटना में नया टोला में। आप एक कॉन्टैक्ट नंबर आपके फ्रंट पेज पे दिया होगा, देखो यहाँ पर, जिसको भी आना है वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। देखो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है। या फिर दूसरी बात कि अगर मान लीजिए आपको ये जो अभी आज हम शुरू कर रहे हैं, ये जो हम पढ़ाना शुरू करेंगे, इसका मान लीजिए पीडीएफ, आपको पीडीएफ चाहिए प्रिंट आउट के फॉर्म में, मतलब कि जो पढ़ाएंगे स्लाइड के फॉर्म में, तो वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। देखो अभी हम लोग टेलीग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, बट अभी हम लोग किए नहीं है टेलीग्राम स्टार्ट। तो हम लोग टेलीग्राम स्टार्ट करेंगे, तो करेंगे भी तो इस नाम से करेंगे, और जब करेंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा कम्युनिटी पोस्ट पर, ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है, एक नंबर है 9065319019, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करना है कि हेलो सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ठीक है, हम ऑनलाइन बैच से, बस इतना करना है। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर जो है आपको इसका जो देखिए, वहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाएगा, देखो क्या लिखा, व्हाट वी विल प्रोवाइड यू, हम लोग आपको क्या देने वाले हैं। सबसे पहले आपको डीपीपी देंगे, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस सीट। क्या देंगे हम लोग, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस सीट, मतलब जितना क्लास में पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो आपको इस ग्रुप में दिया जाएगा, और आपको इस ग्रुप में बस मैसेज करके व्हाट्सएप पे ऐड हो जाना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद हमको आपको 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीट देंगे, जो लो लेवल से लेके, मतलब एकदम जीरो से लेके हाई लेवल, नीट से थोड़ा सा ऊपर तक इसमें क्वेश्चन दिया जाएगा। वर्कशीट देंगे आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर इसमें वर्कशीट में किस तरह का क्वेश्चन होगा, असाइनमेंट बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, या फिर हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन हो, मैच द कॉलम हो, स्टेटमेंट वाइज हो, और असर्शन डिवीजन हो। ये सारा क्वेश्चन वर्कशीट और प्रैक्टिस सीट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि डीपीपी में भी इसका हल्का फल्का झलक रहेगा, लेकिन मेनली जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, मैच द कॉलम और असर्शन डिवीजन का जो है एक पूरा अच्छा खासा क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस और वर्कशीट में देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा आपको, क्लास नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म, जो हम आपको पढ़ाएंगे ना उसका पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, किसमें, आपको ग्रुप में मिल जाएगा, अगर आप उस ग्रुप में ऐड है तो, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से तो अब बेहतर होगा कि आप साथ साथ में नोट करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अपना हैंड राइटिंग में जो बनाया हुआ नोट्स है वो तो अपना है ना भाई, अपना तो अपने होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में नीट के, अगर मैं नीट की बात करूं, नीट की, ठीक है, तो नीट के लिए कहां तक सफिशियंट है बैच, मेरी बात सुन ध्यान से। आप नीट में जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, एनसीईआरटी कर लो, डीपीपी कर लो, जो हम देंगे प्रैक्टिस शीट कर लो, वर्कशीट कर लो, दैट्स इनफ, है ना, उतना काफ़ी है आपके लिए। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ के नहीं जाना, उससे बाहर कभी भी पेपर नहीं आएगा, है ना। नीट में 360 में से 360 का पेपर, 400 नंबर का पेपर होता है ना नीट में, 400 में 360 बनाना होता है, 400 का पेपर पूरा का पूरा आपके इसी बैच से आपको दिखने को मिलेगा, है ना। चाहे वो 2025 हो, चाहे वो 2026 हो, चाहे 2027 हो, चाहे 28 हो, चाहे 29 हो, चाहे 30 हो, कभी भी नीट होगा। जब तक सिलेबस आपका चेंज नहीं होता तब तक आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा,
विथ गारंटी बोल रहे, इतना बेसिक से और इतना हाई लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ये बैच तो आपको लो लेवल पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक आध क्लास करके देखिए, आपको ना लेवल का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो और अच्छा, इससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लें कि इसको किस तरीके से हम लोग को करना है, मतलब ये जो सिलेबस है हम लोग किस तरीके से मूव करेंगे, आपको कैसे कैसे पढ़ना है। देखो, अगर आप नीट के हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ देखिए, ध्यान सुनना, क्लास नोट्स, मतलब थ्योरी की फॉर्म में बोल रहे हैं, क्लास नोट्स प्लस एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, बस ये करना है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको नीट के लिए, ठीक है, समझ आ रहा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लेक्चर कंप्लीट किया, मान लो चैप्टर कंप्लीट हो गया, वो जाते हैं सीधा पीवाईक्यू निकालते, जैसे बहुत ही फेमस बुक है एमटीजी की बुक है, वो निकालते हैं, धड़ाधड़ बनाना शुरू कर देते हैं। फिर उससे क्या होता है कि मतलब 8-7 साल का क्वेश्चन तो बनता है, उसके बाद क्वेश्चन नहीं बनता, फिर बोलते हैं कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाया। मेरी बात सुन ध्यान से, हर साल, जैसे इस बार भी नीट आपको पता होगा एनएमसी ने कितना ज़्यादा सिलेबस में चेंजेस लाया है, ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इस बार भी बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड भी हुई है, ठीक है। तो अब मुझे एक बता दो, जो सिलेबस से डिलीट हो चुका है वो मैं पढ़ा के क्या करूँगा, ठीक है, और पहले तो था वो सिलेबस में, इस बात को समझिए आप, है ना, पहले तो था वो सिलेबस में, लेकिन अब मान लीजिए वो डिलीट हो गया, ठीक है, लेकिन आप जाइएगा पूरा क्वेश्चन बनाइएगा, टीचर की बात मानिएगा नहीं, फिर बोलेगा टीचर पढ़ाया नहीं है। देखो, मैं बता रहा हूँ कि आप वो पढ़िए ना जो आपके नीट में सफिशिएंट है, आप वो मत पढ़िए जो मुझे आता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, ऐसा नहीं है जैसे आप बहुत आजकल का क्या हो गया, एक ट्रेंड बन गया कि भाई साहब मेरे सर के नोट्स में ना इतना बड़ा बहुत सारा, इस फलाना मास्टर के नोट्स में बहुत सारा इतना कंटेंट है, तो वो ज़्यादा वो डीप पढ़ाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, डीप पढ़ाने का ये मतलब नहीं होता कि आप बहुत सारा पढ़ना, डीप पढ़ाने का मतलब ये होता है एनसीईआरटी के डीप प्लान को डिकोड करना, समझ आ रहा है, मतलब एक एक वर्ड को मतलब अच्छे से समझना, उसको बोलते हैं डीप पढ़ना, ठीक है। डीप पढ़ना ये इसका ये मतलब नहीं है कि क्या कहते हैं आपने बहुत सारा इतना पढ़ लिया, नहीं, आपको इतना ही पढ़ना है लेकिन सफिशिएंट पढ़ना जो आपके नीट के सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तो हाँ, हालांकि हम कहाँ पढ़ते हैं, आपको पीवाईक्यू जो है वो बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 से 8 साल का ही करना है, क्योंकि बेटा सिलेबस बहुत सारा चेंजेस होता है, उसके हिसाब से ही हम लोग पढ़ाते हैं। अब मान लीजिए आप हम पढ़ाएंगे आपको रिसेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप पढ़ाइएगा, आप बनाइएगा जाके 1947 के क्वेश्चन, तो कैसे बनेगा फिर, है ना। बट कोशिश कीजिए कि 8 से 10 साल तक का ही क्वेश्चन बनाए, है ना, बेहतर होगा आपके लिए, ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात, और क्वेश्चन तो मैं इतना कराऊंगा उसका कोई हिसाब नहीं है। आज तो खैर पहला क्लास है इसलिए मैं ज़्यादा थ्योरी भी नहीं पढ़ाऊंगा, आज बस इंट्रोडक्शन बात होगी। कल जो लेक्चर आएगा उसमें देखिएगा किस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सारा क्लास में हम डेली कम से कम 20 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और उसको हम डिस्कशन भी करेंगे, पहले आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, है ना, आप उसको सोच के कमेंट कीजिएगा, उसके हिसाब से हम अपना फिर आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू आपको कहाँ तक, पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है जस्ट 8 से लेकर मैक्सिमम 10 साल तक, पिछले 10 साल तक, बस, उससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि सिलेबस चेंज होता रहता है, समझे भाई, सिलेबस चेंज होता रहता है, इसके हिसाब से आपको चलना है। क्या यहाँ तक एकदम आपको अच्छे से क्लियर है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, देखो मेरी अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि 2025 उससे नहीं हो पा रहा, है ना, फिर भी वो ना बस मस्ती में जाके फॉर्म भरा है कि चलो जो होगा देखा जाएगा। भाई देखो, डॉक्टर बनना कोई बस मतलब आसान तो है नहीं, इतना समझो। सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं होता भाई कि तुम मतलब कि चलो आप मज़े में दे रहे हैं, लेकिन अब वन शॉट लगा रहे हैं कि 2025 तक वन शॉट लगाएंगे, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, ऐसा थोड़ा होता है। एक काम करो ना, तुम 2 महीना बचा हो तुम्हारे पास, सफिशिएंट टाइम है, 2 महीना में तुम एक बार स्टार्टिंग से पढ़ो। तुम ऐसा कोशिश सोचो कि आज 2025 का बैच जो तुम आज से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा, लोगों के पास मान लो 8 महीना 10 महीना होगा, आपके पास 2 महीना एक्स्ट्रा होगा। आप अगर मान लो, मैं सबको नहीं बोल रहा, जैसे मान लो जो श्योर है इस बात को लेके कि भाई हमको ना, मेरा तो भाई नीट 2025 में 24 में नहीं हो रहा, 2025 की तैयारी करेंगे, ठीक है, तब तक वन शॉट लगा रहे हैं यूट्यूब से, बिना सर पैर का वन शॉट लगा रहे हैं, बाद में क्या कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, क्या कहते हैं उस हिसाब से एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं होता। तुम एक काम करो, उस टाइम को यूटिलाइज करो। यूटिलाइज कैसे करेंगे सर, तुम आज से 2025 की तैयारी शुरू करो। आज से तुम 2025 की तैयारी शुरू करोगे तो कम से कम तुम्हारे पास 2 महीना एक्स्ट्रा टाइम तो होगा। ये चीज़ को समझो, थोड़ा सा फील करो, है ना, समझो इस चीज़ को कि तुम्हारे पास 2 महीना अगर एक्स्ट्रा टाइम होगा तो तुम उन सब बच्चों से 2 महीना आगे तो चलोगे जो 2025 में, अगर तुम मान लो तुम अगर ठान लियो कि तुमको एग्जाम जो है वो तुमको देना है 2025 में, तो तुम्हारा एक्चुअल कंपटीशन 2024 में तो है ही नहीं, 25 में, तुमको 25 वाले को पीछे करना ना, तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, पढ़ाई कैसे करो, मेरी बात सुनो, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो, ठीक है, तो अपना ना एक गोल सेट करो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए आपको आज 1 घंटे पढ़ने का आदत है, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि तुम अगले दिन तुम 10 घंटा पढ़ो, नहीं, तुम एक काम करो, 1 घंटा पढ़ो, अगले दिन तुम 1 घंटा 15 मिनट पढ़ो, अगले दिन 1 घंटा 20 मिनट पढ़ो, अगले दिन फिर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। फिर अचानक से तुमको एक दिन एहसास होगा कि हम तो 10-10 घंटा पढ़े दिन में। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, आप 8 घंटा ही पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें। ऐसा नहीं कि आज तो एकदम सर पढ़ने का मन है 12 घंटा खींच दिए, 15 घंटा खींच दिए, एकदम पूरा
चौचक हो गए, पूरा 15 घंटा खींच, अगले दिन पता चला सोए हुए। तो इससे नहीं होगा। नीट में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये इससे मतलब नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आपका बगल वाला कितना पढ़ रहा है ये मैटर करता है, ठीक है। आप 8 घंटा पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, 365 दिन के 365 दिन 8 घंटा ही पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं आज 10 घंटा पढ़े और एकदम आज तो बहुत पढ़ने का, आज पहला क्लास एकदम बहुत पढ़ने का मन किया, 10 घंटा पढ़ लिए और अगले दिन पता चला सोए हुए। तो ऐसा नहीं होगा, 10 घंटा ही पढ़ो, 8 घंटा ही पढ़ो, 6 घंटा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो तो आज बहुत हो गया, बहुत ही हो गया बातचीत है। तो आज बातचीत बहुत सारी हो गई, ठीक है। हालांकि हम लोग आपस में कॉन्टैक्ट में रहेंगे ही। तो आज का जो गोल है, आज क्या है, आज हम लोग बायोलॉजी में बोटनी का पार्ट शुरू कर रहे हैं, पहला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एक्चुअली आपको इतना तो अंदाजा होगा कि ये बायोलॉजी जो है वो सेल से ही स्टार्ट होता है, थोड़ा बहुत अगर अंदाजा नहीं है तो जान लो, और मेरे पे भरोसा रखो, मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलो पानी वानी पी लो, मुंह पर पानी वानी मार लो, है ना, एकदम रेडी हो जाओ और शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, ठीक है। हाँ चलो, तो आज का गोल क्या हमारा, देखो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एम 360, मतलब 360 में 360 बायोलॉजी के लिए। हाँ भाई देख रहे हो, हाँ। कहाँ से शुरू करेंगे सर? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो चैप्टर नंबर आई थिंक 8 होगा, उसका आज लेक्चर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का गोल क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे सेल क्या होता है, उसके बाद सेल थ्योरी पढ़ेंगे, और वक्त बचा तो हम लोग क्या करेंगे, एन ओवरव्यू ऑफ सेल भी देखेंगे। ये आपका गोल है, ठीक है सर। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला हेडिंग देना आपको इंट्रोडक्शन। क्या देना है? इंट्रोडक्शन, ठीक है। देखो अच्छा, पहले जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं उनको थोड़ा बहुत बता दूं। आप लोगों ने कोशिका पढ़ा होगा। देखो मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, मैं लिखूंगा गलत, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने कोशिका तो पढ़ रखा होगा भाई, इतना बेसिक तो आता ही होगा, है ना। मान लीजिए सर, ये ऐसे मान लो ये कोशिका है, मैं कुछ वर्ड बता रहा हूँ जो आपको आज काम आएगा। कोशिका, तो आप याद रखिएगा कि कोशिका को इंग्लिश में हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमको? हम उसको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेल बोलते हैं। अरे पढ़े होंगे ना कोशिका। कोशिका मतलब होता है जो आप पढ़े होंगे, क्या जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोलते हैं, राइट। तो वही है, ठीक है, सेल। कोशिका का इंग्लिश क्या होता है? सेल। बस इंग्लिश याद करना, भी कुछ नहीं करना, ठीक है। बस एकदम चिल करके एकदम पूरा आराम से मेरी बातों को सुनो अच्छे से, बस, ठीक है। कोशिका का इंग्लिश क्या होता है? सेल होता है, ठीक है। और एक वर्ड है उत्तक, होप्स आप सुने होंगे, उत्तक। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, पढ़े होंगे। इसको अंग्रेजी में टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। जो आज जो इस लेक्चर में यूज होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, उत्तक को हम लोग टिश्यू बोलते हैं, ठीक है सर। यहाँ तक समझ गए सर? ये तो सर आता है ना। तो और हम कोशिका तो समझ ही रहे थे सर, आप इंग्लिश बता दें। उसको हम लोग सेल बोलते हैं, राइट। और उत्तक को हम लोग टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। डन डन डन। चलो आगे देखो, मैं बोल रहा हूँ, देख भाई, साइंटिस्ट तो समझते ही होंगे, क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक, ठीक है। तो आपको आज के दिन ना 2 वर्ड से सामना करना होगा। एक तो तुम्हारा बोटानिस्ट, ठीक है। एक तुम्हारा जूलॉजिस्ट, ठीक है। बोटानिस्ट मतलब ये एक तरह साइंटिस्ट है। क्या है बोटानिस्ट? क्या मतलब है? साइंटिस्ट। बोटानिस्ट मतलब ये ऐसे वैज्ञानिक होते हैं, है ना, जो पौधों पर खोज करते हैं। खोज मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं, खोज करते हैं। उसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? देख लो इतना बेसिक से कौन पढ़ाएगा भाई। बोटानिस्ट मतलब जो पौधों पर खोज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोटानिस्ट बोलते हैं। सिंपल कहानी है। बोटानिस्ट मतलब कि ऐसे साइंटिस्ट जो क्या करें, इंग्लिश में लिख देते हैं, जो क्या करें, ट्रीज पर, सॉरी ट्रीज लिखना भाई, प्लांट पे होगा ना, एक सेकंड, हाँ, प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट करता है। ऐसे साइंटिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोटानिस्ट बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। जूलॉजिस्ट किसको बोलेंगे? ऐसे साइंटिस्ट जो एनिमल के ऊपर, यानी कि वो साइंटिस्ट जो जानवरों पर जो खोज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट बोलते हैं। मतलब जो एनिमल के ऊपर डिस्कवरी करेंगे, एनिमल के ऊपर जो डिस्कवरी करते हैं उसको क्या बोल देंगे? हम जूलॉजिस्ट बोलेंगे। सिंपल ये कुछ वर्ड्स है जो जिसका सामना आज के लेक्चर में आपको होने वाला है, वो सुन लो। सेल कोशिका को कहते हैं, ठीक है सर। टिश्यू उत्तक को कहते हैं। और जो अंग्रेजी मीडियम के भाई थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, कर रहे स्टार्ट, ठीक है।
थोड़ा सा उन लोगों को भी देख लिया जाए, है ना। सेल को कोशिका कहते हैं, टिश्यू को उत्तक कहते हैं। बोटानिस्ट मतलब ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जो पौधों के ऊपर रिसर्च करे, यानी कि वो साइंटिस्ट जो प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो। जूलॉजिस्ट मतलब जो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते हो, जो एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो। बस इतना याद रखना, आज के लेक्चर में इंग्लिश का कोई भी यूज़ नहीं है भाई। बाकी हम पूरा एकदम बेसिक से इंग्लिश हिंदी सब बताएंगे, बनारसी फारसी भोजपुरी तोजपुरी सब चलेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, चलो। ये देखो सर, एनसीईआरटी में पहला पैराग्राफ जो दिया हुआ इस चैप्टर में वो है तुम्हारा इंट्रोडक्शन। क्या है? इंट्रोडक्शन। मेरी बात सुनो ध्यान से। आपने एक वर्ड सुन रखा होगा, सजीव। क्या है? सजीव। ध्यान सुनो। इंट्रोडक्शन में पहला बात है यहाँ पर, एक चीज, एक मिनट बेटा, ठीक है। सजीव, सजीव मतलब क्या होता है सर? सजीव जो है वो ऐसा कोई भी चीज जिसके अंदर जान हो, उसको सजीव बोलते हैं, है ना। यही तो पढ़ते आ रहे हो 8वां नंबर में, यही तो पढ़ोगे। सजीव क्या होता है? जिसके अंदर जान हो, है ना। छोड़ो, ये तुम्हारे काम का नहीं है, पहन दो। मैं बोल रहा हूँ कि सजीव क्या है, हिंदी लैंग्वेज है कि इंग्लिश लैंग्वेज है? सर सजीव जो है वो हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। अगर हमको सजीव को इंग्लिश में लिखना तो क्या लिखेंगे सर? इसको आप लिखेंगे लिविंग, है ना, लिविंग लिखेंगे, ठीक है, लिविंग लिखेंगे, ठीक। मतलब क्या हुआ सर? सजीव अगर हमको लिखना है तो सजीव को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लिविंग बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई मसला नहीं सर, ठीक। यहाँ तक समझ आ रहा है? और देखो, सजीव क्या है सर? हिंदी भाषा। लिविंग क्या? इंग्लिश भाषा है। अब बायोलॉजी जो इतना बड़ा ब्रांच है बाबू, तो बायोलॉजी का भी तो अपना भाषा होगा, ठीक है। तो क्या सर ऐसा कुछ है कि सजीव को भी हम लोग, सजीव को बायोलॉजी में कुछ बोलते होंगे, है ना, हो सकता है। तो ध्यान से सुनो अच्छे से, सजीव एक हिंदी लैंग्वेज है, लिविंग एक क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है। उसी तरीके से सजीव को, लिविंग को बायोलॉजी की भाषा में एनिमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एनिमेट बोलते हैं। ध्यान से सुनो, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? एनिमेट बोलते हैं, एनिमेट बोलते हैं। मतलब समझ रहे हो ना? सजीव जो है, सजीव को हम लोग क्या बोलते हैं? एक मिनट, हाँ, सजीव को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमेट थिंग बोलते हैं, एनिमेट थिंग मतलब सजीव जंतु। हाँ हाँ हाँ, समझ आ गया। सजीव एक तरीके से हिंदी लैंग्वेज है, लिविंग क्या? इंग्लिश लैंग्वेज है। तो एनिमेट थिंग मतलब सर सजीव को ही बायोलॉजी की भाषा में एनिमेट थिंग कहा जाता है ना, समझ गए? मतलब क्या हुआ? वही जो तुम समझे, है ना, पहला। अब मुझे सोच के बताओ, सजीव जो है सर, है ना, इसके अंदर जान होता है। अब क्या पढ़े थे? कोशिका जो है वो जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब तुम मुझे सोच के बताओ, लिविंग के अंदर सेल प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? लिविंग के अंदर सेल उपस्थित होगा कि अनुपस्थित होगा? लिविंग के अंदर, सजीव के अंदर कोशिका उपस्थित होगा कि अनुपस्थित होगा? सोच के बताओ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं इसकी, सजीव की, एनिमेट थिंग की, लिविंग की, ये तीनों बातें सेम है, तो इसके अंदर क्या होगा? सेल तुम्हारा प्रेजेंट होता है। क्या होता है यहां पर? सेल तुम्हारा प्रेजेंट होगा, सेल प्रेजेंट होगा। बोलो क्लियर? मतलब क्या हुआ? अगर तुमसे कोई पूछे एनिमेट थिंग के अंदर सेल प्रेजेंट होता है कि नहीं होता, तो तुमको दिमाग में सीधा घुसाना है भाई साहब वो लिविंग की बात कर रहा है, मतलब वो सजीव की बात कर रहा है। और सजीव बिना सेल का नहीं बनता। जैसे मान लिया जाए मेरी जो बॉडी है, मेरी जो पूरी बॉडी है, वो किस चीज का बना हुआ है सर? कोशिकाओं का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ सर? सेल का बना हुआ है। लेकिन ये पेन, ये तो नॉन लिविंग है सर, ये सेल का बना हुआ होगा? नहीं होगा सर। सर ऐसा कुछ है कि जैसे सजीव को लिविंग बोलते हैं, लिविंग को बायोलॉजी की भाषा में एनिमेट थिंग बोलते हैं, तो क्या कुछ ऐसा है सर जो निर्जीव को, निर्जीव जैसे निर्जीव, सजीव का उल्टा निर्जीव, निर्जीव सर, निर्जीव हिंदी भाषा है सर। निर्जीव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निर्जीव को इंग्लिश में नॉन लिविंग बोलेंगे सर, नॉन लिविंग बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग बोलेंगे सर। हाँ हाँ सर, ये तो वही बात होगी सर। एक बात बताइए सर, कि ऐसा कुछ होगा सर कि अगर मान लीजिए निर्जीव है तो निर्जीव को इंग्लिश में नॉन लिविंग बोलते हैं, तो इसका भी तो कोई बायोलॉजी भाषा होगा जैसे सजीव का है ना। जैसे सजीव का बायोलॉजी भाषा क्या है? एनिमेट थिंग। तो क्या निर्जीव का भी कोई बायोलॉजी भाषा है? हाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन एनिमेट थिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इन एनिमेट थिंग बोलते हैं, इन एनिमेट थिंग बोलते हैं। अब तुम मुझे बताओगे, बताओ बताओ, तुम बताओ इसके अंदर सेल्वा प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? बता भाई, सेल इसके अंदर होगा कि नहीं होगा? क्या होगा इसके अंदर? कोशिका प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? तो इसके अंदर क्या होगा तुम्हारा? सेल जो है वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट होगा? अरे नहीं भाई, एब्सेंट होगा। क्यों? क्योंकि सर ये निर्जीव है ना, एब्सेंट होगा। बोलो यहां तक एकदम क्लियर? तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। सजीव को लिविंग बोलते हैं, उसको बायोलॉजी की भाषा में एनिमेट बोलते हैं, सेल इसमें प्रेजेंट होता है। निर्जीव को इंग्लिश में नॉन लिविंग बोलते हैं, इसको इन एनिमेट थिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर सेल क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर? आगे पेज है क्या? नहीं। चलो, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, क्या, ध्यान सुनो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म।
क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कौन कौन सा सर? एक होता है तुम्हारा, दूसरा इधर हो देखेंगे, ठीक है। एक होता है बाबू आपका यूनिसेलुलर। क्या होता है? सब समझाएंगे, टेंशन मत लो। अब देखो, हम पढ़े ना कि सजीव के अंदर सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं, निर्जीव के अंदर सेल एब्सेंट होता है। मतलब एनिमेट थिंग के अंदर सेल प्रेजेंट होगा, इनएनिमेट थिंग के अंदर सेल एब्सेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? जीव जंतु। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव जंतु। इसको हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे? सजीव जंतु। सजीव जंतु। तुम देखो मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि दो तरह के सजीव जंतु होते हैं। तुमको तो इतना पता है ना सजीव में सेल प्रेजेंट होगा। अब तुम मुझे सोच के बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि सजीव के अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जिसके अंदर एक ही को सेल हो। अरे हम तो ये बोले ना सेल प्रेजेंट होता है, हम ये थोड़े बोले कि बहुत सारा सेल होता है, कम से कम होता है, ज्यादा होता नहीं बोले। हम ये बोले कि तुम मुझे बताओ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? सर अब प्रेजेंट होगा। अब ये तो तुम पहले पढ़ चुके हम लोग, लेकिन ये कैसे? ये भी तो हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो सेल जो है या तो एक हो या फिर एक से ज्यादा हो। अगर एक होगा तो उसको बोलेंगे यूनी। यूनी मतलब एक, यूनी मतलब एक। तो इसकी क्या होगा? अगर मान लो तुम्हारा यूनिसेलुलर है, मतलब दो तरह का ऑर्गेनिज्म, एक तुम्हारा यूनिसेलुलर, एक तुम्हारा यूनिसेल्यूलर, ठीक है सर, और दूसरा मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनी मतलब एक, मल्टी मतलब अनेक, अनेक या बहुत, है ना। मतलब क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो केस है। पहला केस या तो हो सकता है एक ही सेल हो या फिर एक से ज़्यादा सेल हो, ठीक है। देखो जो टारगेट में है, मुझे पता आपको थोड़ा सा स्पीड स्लो लग रहा होगा। देखो मेरे पे भरोसा रखो, है ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, ठीक है। कब आपका स्पीड यहाँ से यहाँ हो जाए पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो प्लीज़ ट्रस्ट मी, पेशेंस रखो और पढ़ो ध्यान से, ठीक है। हाँ तो भाई यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से बना होगा, और मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल होगा, ठीक है। सर ये तो समझ गए, लेकिन एग्जाम्पल लीजिएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। तो यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल में आप लिखिएगा अमीबा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? अमीबा। जैसे क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल लेके यहाँ पे लिखेंगे अमीबा, अमीबा। सर और एग्जाम्पल है क्या? और एग्जाम्पल है युगलीना, युगलीना, और कोई सर? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक। मतलब क्या हुआ सर? अब तक हम लोग क्या पढ़े कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दो केस में होता है, या तो एक सेल होगा, किसी भी कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा लिविंग में जिसके अंदर एक ही को सेल होगा, और बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर क्या होगा? बहुत सारा सेल होगा, ठीक है। तो सर यूनिसेलुलर में आप एग्जांपल लिखा अमीबा, यूग्लिना और बैक्टीरिया। मल्टीसेलुलर का एग्जांपल ना होगा सर? होगा। मल्टीसेलुलर में एग्जांपल क्या होगा? अरे वही अपना प्लांट, पेड़ पौधा, और हम लोग यानी कि एनिमल्स, ठीक है। सर आप तो ये लिखे कि यूनिसेलुलर किसको बोलेंगे? सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर, ठीक है। और मल्टीसेलुलर मतलब मोर देन वन सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर बोलेंगे। हाँ भाई, तो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ? यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है? कोई समस्या, कोई परेशानी? चलो मतलब अभी तक हम लोग क्या पढ़े? देखो ये तब तुम ऊपर से पढ़ा चुके, 3 बार 4 बार बोल चुके। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव जंतु जो वो दो तरह का होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब इसमें एक ही तरह का सेल होगा, जैसे एग्जांपल में अमीबा, यूग्लिना और बैक्टीरिया, ठीक है सर। मल्टीसेलुलर में क्या होगा? अनेक तरह का सेल होगा, अनेक सेल होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सेल होगा, एक से ज़्यादा सेल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। यहाँ तक इंट्रोडक्शन एकदम क्लियर है। एनिमेट थिंग, इनएनिमेट थिंग समझ गए। एनिमेट थिंग मतलब लिविंग को बोलेंगे, सजीव को बोलेंगे जिसके अंदर सेल प्रेजेंट होगा। निर्जीव किसको बोलेंगे? नॉन लिविंग को बोलेंगे। और इसको बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? इनएनिमेट बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर सेल एब्सेंट होता है, उसका नाम ऊपर है सजीव जंतु। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह का होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर किसको बोलेंगे? जिसके अंदर एक ही सेल हो, एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना और बैक्टीरिया, राइट। मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स और एनिमल। मल्टीसेलुलर में क्या होगा? मोर देन वन सेल होता है, एक से ज्यादा सेल पाया जाएगा। क्लियर है तो बोलो, आगे बढ़े। चलो हो गया यहाँ तक? कोई समस्या, कोई परेशानी? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका? व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? तो अरे कुछ चेक करते चलो, ठीक है। चलो अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज सेल, ये चेयर तो भाई, चलो सेल क्या होता है? पहला इसमें लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फिर उसको समझेंगे। सेल जो है वो आपका फंडामेंटल
फंडामेंटल यानी कि बेसिक। देखो पहले इस वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है जहां से जिंदगी की शुरुआत होगी। सर नहीं समझ में, सुन, मान ले तुमको एक घर बनाना है, ठीक है सर मुझे एक घर बनाना है, कहाँ से शुरू करोगे? सर हम लोग तो अभी जैसे हम लोग इस रूम में खड़े हैं, हमको क्या दिख रहा है? सर इधर दीवार दिख रहा है, इधर दीवार दिख रहा है, छत दिख रहा है, फर्श दिख रहा है, सर ये सब मिला के एक रूम है। मैं बोल रहा हूँ कि ये रूम बनना शुरू कब से हुआ होगा? तो सर कोई सबसे पहले क्या होगा? छत से पहले दीवार बना होगा सर, दीवार से पहले ईंट जोड़ा जा रहा होगा। ध्यान सुनना, ईंट जोड़ा जा रहा होगा मतलब क्या हुआ? ईंट पर ईंट जोड़ के हम दीवार बनाए, दीवार कई सारा दीवार मिलकर क्या बना? एक पूरा स्पेस बंद किया, ठीक है, और बाद में छत डाल के क्या करते उसको पूरा एक रूम बना दिया, नीचे फर्श डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ईंट नहीं होता तो मुझे होता क्या दीवार बन पाता? अगर ईंट नहीं होता तो क्या रूम बन पाता? अगर ईंट नहीं होता तो क्या आप उस घर में रह पाते? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? सेल इज लाइक अ ईंट ऑफ माई बॉडी, मतलब सेल जो है वो हम लोग के बॉडी का ईटा है। समझ आ रहा है? मतलब सेल इज अ फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब सेल से सेल जुड़ के, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल बात सुनो, ईटा से ईटा जुड़ के क्या बना? दीवार। तो हम लोग के बॉडी में सेल से सेल जुड़ के क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। और कई सारे दीवार में क्या बना? एक स्पेस बना, पूरा बंद स्पेस। तो वही उसी तरीके से कई सारा टिश्यू बन के टिश्यू मिलकर हम लोग के बॉडी में ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर हम लोग पूरा बॉडी का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं तुम मुझे बताओ ना, जब अगर क्या कहते हैं ईंट नहीं होता तो क्या तुम्हारे घर का दीवार बन पाता? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुमसे कोई पूछे क्या तुम्हारे बॉडी में अगर सेल नहीं होता तो क्या तुम्हारा बॉडी के अंदर टिश्यू बन पाता? नहीं सर। अगर टिश्यू नहीं बन पाता क्या ऑर्गन बन पाता? नहीं सर। अगर ऑर्गन नहीं बन पाता क्या ऑर्गन सिस्टम बन पाता? नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं हर स्ट्रक्चर के लिए, हर फंक्शन के लिए, हर चीज के लिए हम लोग के बॉडी के अंदर सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। पूरा समझ आया? समझ आया? फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ? जहां से जिंदगी की शुरुआत होगी। मतलब इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो अगर कोई बच्चा 10 साल का है, ठीक है, तो आज से 5 साल पहले सर 5 साल का होगा, उससे 5 साल पहले सर 1 साल का होगा, उससे 8 महीना पहले सर वो अपने मदर के पेट में होगा, और उससे भी सबसे पहला दिन जो पहला दिन उस बच्चे का उस दुनिया के अंदर होगा, सबसे पहला दिन जिस दिन उसके मदर के फीटस के अंदर वो एक छोटा सा बच्चा क्या बनेगा? सेल के फॉर्म में बनता है। वही सेल आपस में मिलकर क्या बनाता है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अच्छे समझाता हूँ, जैसे मान लो मेल से स्पर्म आया, फीमेल से ओवा आया, ये दोनों मिलकर क्या बनाया? जायगोट बनाया, फिर जायगोट से क्या बनेगा? मोरुला, ब्लास्टोसिस, गैस्ट्रुला, ये सब पूरा सेल बनता है, और लास्ट में क्या बनता है? एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, ये तीनों बनता है, और इससे पूरे बॉडी की निर्माण होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हर स्ट्रक्चर जो आपके बॉडी के अंदर होता है वो सारा सेल बनाने के लिए सेल ही बनाता है, और सेल ही उन सारे स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि तुम मुझे बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे तुम मुझे बताओ कि स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा है लाइफ का, मतलब लाइफ का, हाँ स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा है, क्या बोलोगे? सर सेल। फंक्शनल। अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारा सेल तुम्हारा आंख बनाता है, तुम देख कैसे पाते है? पॉसिबल नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारे सेल ने आंख बनाया तभी तो तुम देख पा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? हर फंक्शन के लिए सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। फंडामेंटल मतलब जहां से लाइफ की शुरुआत होगी, मतलब कई सारा सेल मिलकर टिश्यू बनाएगा, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम मिलकर हम लोग का पूरा बॉडी बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल जो है वो फंडामेंटल, मतलब कि जिंदगी की शुरुआत यहां से होगी। फंडामेंटल के बाद स्ट्रक्चरल मतलब जितना भी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर है वो सारा हमारा जो है, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है वो सारा सेल बनाता होगा, ठीक है। और सारा फंक्शन जो हमारा बॉडी कर पाता है, जैसे मेरा हाथ ये तो लोकोमोशन कर रहा है, मेरा आंख तुमको देख पा रहा है, मेरा जुबान तुमको पढ़ा पा रहा है, ये सारा फंक्शन जो हो रहा है वो सेल की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि सेल ही इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पूरा समझ आया? समझ आया? मतलब अब मैं लिखूंगा यहाँ पे भाई बस बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ओ भाई साहब, and cell is the fundamental structure and functional unit of life. Functional unit of life. Done. सुनो, अब देखो क्या बताए थे, ईंट से मिलकर दीवार बनेगा। हम लोग के बॉडी में क्या बनता है सर? हम लोग के बॉडी में जो है वो आपका, पहली बात तो आप सर सेल बनाइए, ये क्या है? ये मान लीजिए सेल है, ये बहुत सारा सेल है, ये क्या है? सर सेल है, ये क्या है? सर सेल है। बहुत सारे सेल से मिलकर क्या बनेगा? मान लो ये तुम्हारा टिश्यू बन गया, ये क्या बन गया? टिश्यू बन गया। और कई सारे टिश्यू से मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा, ठीक है। और कई सारे ऑर्गन से मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनेगा? तुम बनोगे, तुम्हारी बॉडी। ओह बोलो, समझ आया? मतलब सेल तुम्हारा क्या बनाया? सेल बनाया,
टिश्यू, टिश्यू क्या बनाया, ऑर्गन, ऑर्गन क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम, है ना। मतलब क्या भाई साहब, सेल मिलके टिश्यू बनाता, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता। अब तुम मुझे बताओ कि अगर यही नहीं होता क्या ये सब बन पाता। ऑर्गन मतलब तुम्हारा आंख, मुंह, नाक, कान सब, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम जैसे मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम, तुम खाना खाते हो, पचता, सब कुछ होता है ना। तो उसके अंदर जितना भी बॉडी में जो भी चीज उसे सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम मतलब वही सिस्टम समझो। सिस्टम का मतलब होता है जहाँ मान तुम खाना खाए, मुंह से खाना खाए, ठीक है सर, यहाँ से गले से नीचे गया, तुम्हारे पेट में गया, है ना। पेट में तुम मस्त तुम्हारा डाइजेस्ट हुआ और तुम्हारा बॉडी से बाहर निकल गया, जो तुमको एनर्जी मिला था मिल गया। तो इन सब जैसे मान लो खाने के दौरान जो खाना खाने से लेके बॉडी से बाहर मतलब डाइजेस्टिव फॉर्म में निकलने तक जितना भी इस समय चीज़ हो उन सबको एक साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे बॉडी में कई सारा सिस्टम होता है ना। तो खैर हम लोग पढ़ेंगे जब आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लो कि सेल तुम्हारा टिश्यू बनाएगा, टिश्यू से सेल मतलब उत्तक कोशिका, टिश्यू मतलब उत्तक, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, एंड लास्ट में तुम्हारा बॉडी बनता है। बोलो यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है तो बताओ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सर ये सेल कैसा दिखता होगा, देखो सेल कैसा दिखता होगा इसके बारे में बात चर्चा करते हैं। चर्चा करना जरूरी है। नेक्स्ट पेज ले क्या, ले लेते हैं, चलो। मान लीजिए ये आपका हम सेल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं। ध्यान से देखते जाओ। थोड़ा टाइम दो, मैं समझा रहा हूँ साहब। देखो ये बन गया तुम्हारा झकासदार सेल। देखो अब तुम मुझे खुद देख के बताओ कि सेल में तुमको क्या क्या दिख रहा है। सर हमको ना दो दीवार दिख रहा है, एक कोई बाहर का दीवार ब्लू कलर का, एक उसके अंदर पेयर का दीवार, अंदर व्हाइट व्हाइट कुछ है सर हमको नहीं पता, लेकिन लाल का बीच में कुछ है। क्या दिख रहा है यहाँ तक, अब सुनो, सुनो ध्यान सुनो तो भाई साहब इधर ध्यान दे। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ ये जो मतलब क्या हुआ कि सर सेल जो है ना, अगर मैं सेल की बात करूँ मतलब कोशिका की बात करूँ तो कोशिका में ना सर दो को लेयर होता है और कोशिका का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। मतलब मेरी बात सुनो, कोशिका में जो सबसे बाहर एक लेयर होगा उस लेयर का नाम क्या है, सेल वॉल। क्या नाम है, सेल वॉल। क्या नाम है, सेल वॉल। ओह सर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये रूम है ना, तो रूम का जो बाहर वाला जो दीवार होगा उसका नाम क्या है, सेल वॉल। उसी तरीके से जैसे मान लो ये जो तुम्हारा सेल जो है, सेल में जो सबसे बाहर का दीवार होगा उसका क्या नाम है, सेल वॉल। यहाँ तक क्लियर। आगे देखो, उसके जस्ट अंदर जो लेयर होता है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है सर। अब देखो ये तुम्हारा क्या, रेड कलर का जो है ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ये क्या रेड वाला जो है ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस, ठीक है सर। अब देखो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन की जो जगह है ना, जगह उस जगह को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे उसको, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ध्यान से सुनो, मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे बाहर सर सेल वॉल, उसके जस्ट अंदर, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सेल में सर तीन को लेयर होता है, दो लेयर होता है। सबसे बाहर कौन सा होता है, सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होता है ना, वहां पर एक फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बोलो यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ। अब कुछ अंग्रेजी वाला बच्चा सब आएगा, बोलेगा सर सेल वॉल तो एनिमल में नहीं होता है सर, आप तो कैसे बना दिए सर। मेरी बात सुनो, ये कंपाइल ले रहा हूँ है ना, कि कहाँ पर क्या क्या होगा। जब जब एनिमल पढ़ेंगे ना वहाँ पे उसको हटा देंगे, टेंशन मत ले तू। मैं अभी फिलहाल जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सबसे बाहर सेल के कौन सा लेयर होता है सर, सेल वॉल होता है। देखो सबसे बाहर कौन सा लेयर होता है सर, सेल वॉल होता है। सबसे बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है। उसके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओहो एक सेकंड, उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अरे रहने दे यार, हट। हाँ साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर तो बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी नहीं। अब सुनो, देखो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि देखो ध्यान सुनो, ये तुम्हारा नाक है, ये आँख है, ये कान है, और ये तुम्हारा गाल है, गुलाबी गाल, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ ऐसा वर्ड बताओ, कोई ऐसा एक वर्ड बताओ जिसके अंदर ये सारा चीज़ आ जाए ना। तुम एक वर्ड बोलो सारा एकदम निपट जाए, है ना। मुंह भी आ जाए, नाक भी आ जाए, कान भी आ जाए, तुम्हारा ठोंठ भी आ जाए, दाढ़ी बियर्ड सब आ जाए, सब आ जाए, सब आ जाए। तुम क्या बोलोगे सर, फेस बोलेंगे। इसका क्या मतलब है कि मतलब अगर हम कोई जैसे मतलब अच्छा फेस, तुमको कैसे पता कि फेस के अंदर सारा चीज़ आता है, क्योंकि हम लोग की प्रकृति में ऐसा है कि भैया उस पूरे जैसे मान लो इसको अलग से नाक बोले हैं, इसको कान बोले हैं, इसको आँख बोले हैं, इसको होंठ बोले,
इन सबको एक साथ में अगर हमको एक साथ बोलना तो हम सीधा बोलेंगे चेहरा, हेड, कपाड़, खोपड़ी, पूरा मतलब गर्दन के ऊपर वाला पार्ट, ऐसे बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना बनाते से मतलब मेरा मर्जी, मैं बोलूँगा कि भाई आज से मैं बोलूँगा एक्स बोलूँगा, तुम समझना कि एक्स प्लस वाई दोनों है, मेरी मर्जी। मैं बोलूँगा अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि मैं तुमको बोलूँ कि मैं तुमको एक्स बोलता हूँ, ठीक है, क्या बोलूँ, मैं तुमको बोलूँ एक्स बोलता हूँ, तो तुम समझना ए प्लस बी है, मतलब ए भी है उसके अंदर, बी भी है उसके अंदर, हो सकता है। उसी तरीके से अभी एग्जाम्पल है ना फेस का, ठीक है, उसी तरीके से बाबू ये जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है, क्या है, ये जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है, ये जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है उसको अगर तुम न्यूक्लियस के साथ ऐड कर दो, मतलब तुमको अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक साथ बोलना है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इन दोनों का अगर तुमको एक साथ में बोलना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मुझे बताओ। दूसरा, अच्छा चलो इसको पहले देख लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे उसको, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। मतलब क्या हुआ सर, अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला था तो क्या प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। देखो एक भाई ये थोड़ा सा अल्टरनेटिव है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। कहाँ लिखे, देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम साइटोप्लाज्म, देखो पहला बात कि अगर आप साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस कर दे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक साथ में सर, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं कहीं पर भी प्रोटोप्लाज्म बोलूँ तुमको समझ आया क्या है उसमें, क्या क्या है उसके अंदर सर, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों है, ठीक है। अब इस प्रोटोप्लाज्म को उठा के यहाँ ले आओ, प्रोटोप्लाज्म को उठा के यहाँ ले आओ और इसमें तुम न्यूक्लियस को ऐड कर दो, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, देखो यहाँ पे प्लाज्म है, यहाँ पे प्लास्ट, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या क्या है सर, प्रोटोप्लास्ट मतलब प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अब प्रोटोप्लाज्म में दो चीज देखो, पहला क्या, दो चीजें सर, इसमें दो चीजें, एक तो साइटोप्लाज्म है, एक न्यूक्लियस है सर, है ना, एक साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियस है। अब मुझे बताओ प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या क्या है सर, एक तो आपका प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसका मतलब सर आपका आ गया साइटोप्लाज्म आ गया क्योंकि प्रोटोप्लाज्म उसमें, न्यूक्लियस भी आ गया और न्यूक्लियस, एक सेकंड, ओ सॉरी एक सेकंड कुछ यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगा, ओ हो लोचा हो गया, लोचा, एक सेकंड यहाँ पर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर होगा तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, है ना। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है सर। तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि तुमने प्रोटोप्लास्ट के अंदर दो चीज को ऐड किया, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में दो चीज, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन, तीनों आ गया। इसका मतलब बचा क्या सर, सेल वॉल। सेल वॉल अब तक कहीं नहीं आया। इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि मुझे बताओ प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म, बताओ तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, अरे बोलो क्या बोलोगे, सेल वॉल बोलेंगे। मतलब क्या हुआ, मैं थर्ड पॉइंट अगर यहां पर लिखूं कि सेल विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, तो क्या लिखोगे तुम, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या हुआ, प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी बताओ, एकदम चमक गया यहां तक, ठीक है समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि हम क्या बोले थे कि भाई हम लोग दो तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, यूनिसेलर और मल्टीसेलर। सर आप बोलते हैं यूनिसेलर जो है वो एक ही सेल का बना होता है, ठीक है सर, एक ही सेल का बना होता है, ठीक। अच्छा मुझे कुछ बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम ना, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक व्हाइट शर्ट, क्या है, व्हाइट शर्ट है, एकदम खतरनाक व्हाइट शर्ट है, हाँ एकदम एडिडास का व्हाइट शर्ट। अब मुझे बताओ व्हाइट शर्ट है, मतलब प्योर व्हाइट है, बटन भी व्हाइट है, कॉलर भी व्हाइट है, पूरा पूरा, कहीं कुछ और धागा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि व्हाइट क्या है, व्हाइट शर्ट क्या है कि मतलब सर शर्ट किससे बना होगा, धागे से बना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस व्हाइट शर्ट के अंदर जितना भी धागा सारा व्हाइट है ना, इसका यही मतलब हो ना। तुम मुझे सोच के होता, इसका क्या मतलब है कि तुमको चिप्पी लगाना पड़ता है उसको पहनने के लिए, है क्या तुम्हें गम लगाते हो, या फिर ऐसा थोड़ी कि तुम इधर से पहनो इधर से दिख रहा है कुछ नहीं, वो भी तो वही काम करता है जो पूरा बॉडी कवर करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे यूनिसेलर हो चाहे मल्टीसेलर हो, है ना, चाहे एक ही कलर का शर्ट हो चाहे अनेक कलर का शर्ट हो, काम तो वही है ना भाई, काम तो अपना काम खुद ही करेगा। मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ही कलर का शर्ट है तो वो अपना काम करना बखूबी जानता है ना, कि उसको बॉडी को ढकना है, ठीक है। उसी तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किसी और पर डिपेंड नहीं करता है, पहला बात। दूसरा बात, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। सर क्या मतलब इसका है, इसका मतलब ये है कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो खुद कर सकता है।
वो किसी पर डिपेंड नहीं है भाई, वो अपने आप है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ यूनिसेलुलर, देखो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर यूनिसेलुलर, ध्यान सुनो, पता नहीं क्यों आज मुझे बोर्ड बड़े लग रहे हैं। हाँ देखो मैं लिखूँ यहाँ पर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है, क्या लिखूँ, ओ यूनिसेलुलर। इसका क्या मतलब, मैं अगर यहाँ पे दो वर्ड लिखूँ, देखो पहला दे कैन परफॉर्म, पहला बात दे कैन परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन, इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। मतलब समझे तुम, मतलब यह है कि दे कैन परफॉर्म, दे कैन परफॉर्म, दे कैन परफॉर्म, ओ भाई साहब दे कैन परफॉर्म, देखो दे कैन परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन फॉर लाइफ। मतलब क्या हुआ, जीवन जिंदगी जीने के लिए, जीवन यापन के लिए इसको जो जो चीज की जरूरत पड़ेगी खुद करेगा, किसी पर डिपेंड नहीं भाई। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूं इसके अंदर, तो ये इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। क्या करता है ये, इंडिपेंडेंट 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 एग्जिस्टेंस शो करेगा। मतलब क्या हुआ, ये किसी के ऊपर किसी भी चीज के लिए डिपेंड नहीं है, समझ आ रहा है, किसी भी चीज के लिए डिपेंड नहीं है, ये खुद ही कर सकता है वो सारा चीज जो इसके लिए जरूरत का है। मतलब दे कैन परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, मतलब ये जो है अपने जिंदगी को जीने के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं वो खुद करेगा। मतलब ये डिपेंड नहीं करता, तो कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये दुनिया में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है भाई। समझ आया, समझ आया, मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका। बोलो इसमें कोई मसला समस्या परेशानी बताओ भाई, कोई तकलीफ। अब चलो आगे बढ़ते हैं, चलो देखो अब सुनो, जैसे मान लो आज तुम्हारे घर में टीवी है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई टीवी जो है तो टीवी है, तो आज तुम टीवी देख रहे हो, क्या आज से 200 साल पहले टीवी होगा, नहीं सर टीवी तो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो आप देख रहे हैं वो जिंदगी में पहली बार किसी ने तो देखा होगा। ये तो सही बोले सर आप। मतलब क्या हुआ कि हर चीज़ पहली बार डिस्कवर होता है। तो सेल तो अभी हम सुन रहे हैं, मस्त एकदम मस्त सुन रहे हैं, तो क्या किसी कोई ऐसा आदमी होगा जो सेल भी पहली बार देखा होगा, हाँ सर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुमसे कोई पूछे सेल जो है, सेल का डिस्कवरी कब हुआ, सेल का डिस्कवरी कब हुआ, उससे पहले डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था, डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। समझ में आया, ठीक है। कहां पर किया था, सेल का क्या नाम था सर, सेल का नाम था तुम्हारा कॉर्क सेल। क्या नाम था, कॉर्क सेल। कॉर्क सेल समझते हो, पैर का छार देखो पौधे का, जो बाहर से जो मतलब कि लेयर जो फटफट जाता है, नहीं फटफट जाता है ना, जो जिसको हम लोग छिलका जो होता है उसको हटा जो देते हैं, अरे तना का जो होता है उसी को हम लोग कॉर्क सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्क सेल बोलते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम क्या, फिल्म। क्या नाम है इसका दूसरा नाम, फिल्म। दूसरा नाम क्या इसका, फिल्म, ठीक है। तो कैसा सेल होता है, कॉर्क अगर तुम्हारे प्लांट के अंदर तो कैसा सेल हुआ, प्लांट सेल की एनिमल सेल, सर ये तो आपका प्लांट सेल हुआ। कैसा सेल हुआ, ये प्लांट सेल हुआ, ठीक है सर। अब इन्होंने कहा कि रॉबर्ट हुक साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो मैंने सेल डिस्कवर किया ना, इसके अंदर एक चीज एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है, उन्होंने कहा कि प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट। ये क्या एब्सेंट है, क्या ये प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ऐसा कोई भी, अब मुझे बता, साइटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। अब कोई चीज के अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है नहीं तो जिंदा कैसे भाई, वो तो मरा हुआ सेल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेल जो रॉबर्ट हुक को मिला वो कैसा सेल था, मरा हुआ कि जिंदा सेल था, सर डेड सेल था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम बात करो प्रोटोप्लाज्म की, ये तुम्हारा डेड सेल है। ओहो सर डेड सेल है, समझ आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। और इसमें क्या था, इसमें ओनली सेल वॉल विजिबल था। सर ये क्या हो गया सर, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ओनली सेल वॉल विजिबल था। मतलब क्या हुआ कि सर रॉबर्ट हुक ने एक सेल ढूंढा, कहाँ का था सर, कॉर्क सेल, वो पैर का जो छार था वहाँ, उसको हम दूसरा नाम क्या, फिल्म। प्लांट सेल था, उन्होंने कहा कि भाई उसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है तो डेड सेल हुआ वो। और एक चीज बात कि सर उसके अंदर सेल वॉल विजिबल होता, मतलब सेल वॉल दिख रहा था सर, है ना, सेल वॉल क्या था, दिख रहा था। चलो आगे बढ़े, सर ये तो सेल मरा हुआ था सर, ये सेल कैसा था, ये तो सर मरा हुआ सेल था। अब कोई ऐसा साइंटिस्ट तो होगा, अभी हम लोग कैसा सेल देख रहे हैं बताओ, मेरा आंख तुमको देख पा रहा है, सेल जिंदा की मर गया, सर जिंदा है सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेल अभी जिंदा है तो जिंदा सेल को भी तो कोई ना कोई देखा होगा। ये तो जिसने जो सबसे पहले जो सेल को देखे थे रॉबर्ट हुक साहब, उनके अकॉर्डिंग तो सेल मरा हुआ था वो। अब अगर वो सेल मरा हुआ था, जिंदा सेल सबसे पहले किसने देखा था, लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखा था, तो साइंटिस्ट का, उस महानुभव आदमी का क्या नाम था, एंटन वॉन लेवनहॉक, ठीक है सर। कहां पर देखा था, बैक्टीरिया के ऊपर देखा था, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर कि जो सेल जो है, ध्यान से सुनना, ये जो सेल है, सेल जो लिविंग है, कैसा है,
लिविंग है, उसको सबसे पहले किसने दिखा था? किसने देखा था? किसने देखा था? फर्स्ट सौ किसने देखा था? एंटन वॉन लेवेनहॉक साहब ने देखा था। किसने देखा था? एंटन वॉन एक सेकंड बाबू, एंटन वेन होएक, स्पेलिंग गलत हो गया, एंटन वॉन ल्यूवेन होएक साहब ने देखा था। लेवेनहॉक साहब ने देखा था। कहाँ पर देखा था? कहाँ पर देखा था? बैक्टीरिया पे देखा था, बैक्टीरिया के ऊपर देखा था। ठीक है, अब तुमसे पहला सवाल, अब देखो हम लोग क्या क्या पढ़ा? सेल वॉल पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, और न्यूक्लियस के बारे में अभी सुने कुछ देर पहले। अब मुझे बता, अगर तुमसे कोई पूछ दे सर न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड किसने किया था? याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। अब मैं तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछूं, ध्यान सुनना। देखो मुझे बताओ, मेरा हाथ किस चीज से बना हुआ है? सर सेल से बना हुआ है। ठीक, सेल से बना हुआ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या तुमको मेरा हाथ का सेल दिख रहा है कि मेरा हाथ दिख रहा है? सर सेल तो नहीं दिख रहा सर। सर सेल तो नहीं दिख रहा, इसका मतलब हाथ दिख रहा है। अच्छा, मेरा अगर सेल देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? सर हमको सूक्ष्मदर्शी यूज करना पड़ेगा, मतलब माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। मतलब माइक्रोस्कोप क्या है? जो बहुत ही छोटी चीज को जूम करके दिखा, उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब तुम मुझे सोच के बताओ कि माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद हमको सेल के बारे में पढ़ना आसान हुआ कि बाद में? सोच भाई, अगर हम देख ही नहीं पाएंगे तो हम पढ़ेंगे कहाँ से? इसका मतलब क्या हुआ कि पहले माइक्रोस्कोप डिस्कवर कीजिए तो उसके बाद पढ़िएगा, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद हमारे लिए सेल के बारे में पढ़ना आसान हो गया था। ये आपके एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ का लास्ट लाइन है, समझ आया? मतलब क्या हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सर, आप क्या बोल रहे हैं सर? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद, मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद, डिस्कवरी के बाद, डिस्कवरी के बाद हमारे लिए सेल और उसके कंपोनेंट, मतलब सेल से बने चीज़ों के बारे में, सेल के कंपोनेंट के बारे में स्टडी करना, स्टडी मतलब पढ़ना इजी हो गया। बोलो, यहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर है? देख लो अच्छे से, ले लो भाई स्क्रीनशॉट, जिसको लेना ले लिख लेना, ठीक है? यहाँ तक एकदम क्लियर है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल डिस्कवर रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। कहाँ पर किया था? कॉर्क सेल पे किया था। क्या नाम था सेल का? फिलम नाम था, प्लांट सेल था। उन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म इसमें एब्सेंट होता तो सेल तुम्हारा डेड हो गया, ठीक है? तो इसमें क्या 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 सिर्फ विजुअल था, ओनली सेल वाल विजुअल था, ठीक है सर? अगर लिविंग सेल की बात करें तो लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था? एंटन वॉन लेवेनहॉक साहब ने देखा था। कहाँ पर देखा था? बैक्टीरिया के ऊपर देखा था। न्यूक्लियस से खबर किसने दिया पहले? हाँ, खबर किसने दिया था? सर रॉबर्ट ब्राउन साहब ने दिया था, ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं सर। सर सेल इतना छोटा होता है कि उसको पढ़ने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हमको सेल के बारे में पढ़ना आसान हो कि पहले? सर बाद में। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम लोग एनसीईआरटी लगाने वाले, देखो एनसीईआरटी का एक एक वर्ड जहाँ तक हम लोग पढ़े थे वो बात देखते हैं कि हम लोग वहाँ तक एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूँ कि बोटनी में ना, स्पेशली मैं बोटनी की बात कर रहा हूँ, जूलॉजी में थोड़ी बहुत बाहर से आ जाती है। बोटनी में एक वर्ड एक्स्ट्रा मत पढ़ो एनसीईआरटी से, नीट दो, कुछ भी दो, ओलंपियाड दो, जो भी जहाँ पे बायोलॉजी का यूज है, उस एनसीईआरटी से बाहर एक वर्ड मत पढ़ो, सब आएगा। वहीं से क्वेश्चन आता भाई। बोटनी में कुछ है ही नहीं, मतलब बोटनी में एनसीईआरटी में इतनी बातें दी हुई है, उतना तुम पढ़ लोगे ना, दैट्स इनफ फॉर नीट, खत्म, उससे ज़्यादा है ही नहीं नीट में। चलो, बहस के बगैर हम लोग क्या करते हैं? एनसीईआरटी रीड करते हैं। तो ये आपका पहला एनसीईआरटी पैराग्राफ है, जिसके पास एनसीईआरटी वो खोल ले। देखो सबसे पहले क्या, कितना खूबसूरती से लिखा हुआ है कि व्हेन यू लुक अराउंड, जब अपनी तरफ आप देखते हैं, उनकी तरफ नहीं, अपनी तरफ, अपने आसपास देखते हो, तो तुमको क्या क्या दिखता है? अभी मुझे देखो मेरे आसपास क्या दिख रहा है? सर आप दिख रहे हैं, आप लिविंग है सर, ये कलम दिख रहा है, ये नॉन लिविंग है सर, ये घड़ी दिख रही है, नॉन लिविंग है सर, ये टी शर्ट दिख रही है, नॉन लिविंग है सर, ठीक है? आप लिविंग है सर, आपकी आंखें लिविंग है सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दिखता है, ठीक है? यू मस्ट हैव वांटेड एंड आस्क योरसेल्फ, आप क्या करते हैं? आपको बहुत ही क्यूरियोसिटी होता है खुद से पूछने का कि मुझे बता भाई, मैं तो लिविंग हूँ, मतलब मैं एनिमेट हूँ और ये इनएनिमेट है, हम दोनों में क्या फर्क है? क्या फर्क है भाई, क्या फर्क है? तो हमारे पास जो है, हमारा जो बॉडी है वो सेल का बना हुआ है, लेकिन ये बॉडी किसका बना हुआ? पार्टिकल का बना हुआ, एटम का बना हुआ है। तुम पढ़ोगे केमिस्ट्री वाले मास्टर के पास, ये एटम का बना होता है, पार्टिकल का बना होता है। मतलब क्या हुआ कि आप जब किसी नॉन लिविंग और लिविंग चीज को देखते हैं, एनसीईआरटी लिखती है ये कि भाई साहब, अगर आपको नॉन लिविंग और लिविंग चीज को देखना है तो आप अपने मन में कोशिश करते हैं इन चीजों को आइडेंटिफाई करने का
कि हमारे अंदर यानी कि एनिमेट के अंदर और इन एनिमेट के अंदर क्या फर्क है। देखो, तो व्हाट इज इट दैट मेक्स एन organism living, or what it's that an inanimate thing does not have which a living thing has। मतलब क्या, देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है इंसाइटी तुमसे कि भाई साहब बताइए कि अगर ऐसा कौन सा चीज है, आपके मन में सवाल आता है कि ऐसा कौन सा चीज है जो इनएनिमेट को एनिमेट से अलग करता है, तो आंसर इज टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इज एन ऑल ऑर्गेनिज्म। बताओ, एकदम एक एक वर्ड क्लियर हुआ कि नहीं इंसाइटी का। नेक्स्ट, और हम लोग क्या पढ़े कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अरे ये नहीं पढ़े अभी हो ना, ओके ओके, ये व्हाट इज सेल, हाँ ठीक है, चलिए देख लो पहले क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, पढ़ा चुके हैं कि ये इंडिपेंडेंटली जीता है, एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब क्या हुआ, अगर सेल से कोई भी चीज छोटा है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो करता। ठीक है, सेल क्या है, सेल इज द फंडामेंटल, पता चुका फंडामेंटल मतलब जहां से लाइफ की शुरुआत हुई। स्ट्रक्चरल, हम लोग के बॉडी के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है वो सेल ही बनाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल बोलते हैं। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है सर। एंटन वॉन लेवेनहॉक फर्स्ट शो द एंड डिस्क्राइब लाइफ सेल। देखो, जिंदा सेल को सबसे पहले किसने देखा था, एंटन वॉन लेवेनहॉक साहब ने देखा था। और कहां पर देखा था, तो बैक्टीरिया के अंदर देखा था। कहां पर देखा था, बैक्टीरिया के अंदर देखा था। ठीक है, उसके बाद क्या देखो, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिसीव ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनस्कोप के डिस्कवरी के बाद हमारे लिए सेल को पढ़ना आसान हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बाबू। कहां तक पढ़ लिए हम लोग, हो। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। क्या है, सेल थ्योरी। तो यहां तक एकदम क्लियर है, तो पानी वानी पी लो भाई, मुंह पे पानी वानी मार लो, नींद तो नहीं आ रही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक है आपका, अरे बोल ले भाई, सेल थ्योरी। ठीक है, एनसीईआरटी के वर्ड्स क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, सबसे पहला बात, ये ऐसे क्यों भाई, रहते भाई। हाँ, तो सबसे पहली बात, सेल थ्योरी किसने दिया था, ध्यान से एकदम अच्छे से सुनना। सेल थ्योरी किसने दिया था, गिवन बाय 2 साइंटिस्ट। मतलब सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। सर कौन थे वो साइंटिस्ट और क्या नाम था उनका? देखो, देखो, तो 2 साइंटिस्ट का नाम क्या था, एक का नाम था मैथियस स्क्लीडन, मैथियस स्क्लीडन, और दूसरे का नाम क्या था, थियोडोर सिवान। ये तुम्हारे सिवान का नहीं, ये दूसरा चीज है, नाम है भाई उसका। हाँ, तो सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट ने दिया था। कौन कौन, मैथियस स्क्लीडन एंड थियोडोर सिवान। अरे सर बहुत मस्ती की बोल, नहीं मैं देख पढ़ लेता भाई, बहुत हो गया। हाँ देखो, तो सर कहाँ का था ये मैथियस स्क्लीडन साहब? तो पहला पॉइंट, पहला बार जो आपके कान के पर्दों पे पड़ेगा वो है भाई, ये थे जर्मनी के। कहाँ के थे ये? थे जर्मन बोटनिस्ट। ये क्या थे? जर्मन बोटनिस्ट। बोलो बताया था ना बोटनिस्ट क्या होता है, देखो यूज हुआ है ना। जर्मनी के थे, बोटनिस्ट थे, मतलब ये प्लांट के ऊपर डिस्कवरी किए थे। ठीक है, कब किए थे ये, कब हुआ ये, कब हुआ था? 1838 में। वाह, और कुछ सर? हाँ भाई बता रहे भाई, रुक जा, सबर। तीसरा पॉइंट, इन्होंने क्या किया, बहुत सारा प्लांट लिया। इन्होंने क्या किया, मिनी प्लांट लिया, बहुत सारा प्लांट लिया, बहुते प्लांट लिया, और उसके ऊपर क्या किया, डिस्कवरी किया, स्टडी किया। हाँ, साइंटिस्ट का काम ही होता है भाई, स्टडी किया। और इन्होंने क्या किया, एक थ्योरी दिया। क्या थ्योरी दिया? हम लोग को तो पहले से ना पता है कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल का बना हुआ था। तो यही चीज़ को डिस्कवरी किए थे। क्या डिस्कवरी किए थे?
देखो देखो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या क्या, पहली बात सीरियस सीरियस बी सीरियस, मेथेस स्क्लेटन एंड थ्योडोरस सिवान दोनों ने सेल थ्योरी दिया था, ये सर। और मेथेस स्क्लेटन जो थे वो जर्मनी के बोटानिस्ट थे। 1838 में उन्होंने बहुत सारे प्लांट के ऊपर डिस्कवरी किया और उन्होंने बताया कि जितना भी प्लांट होता है वो सेल का बना हुआ होता है। हमको तो पहले से पता है सर। हाँ, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि ऑल प्लांट, उन्होंने क्या बताया, किसने, मेथेस स्क्लेटन साहब ने, कि ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल फॉर्म टिश्यू। बताओ क्या बताए थे कि सेल जो है मिलके क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा ना, सेल टिश्यू, सेल मिलके टिश्यू बनाएगा, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम मिलके तुम्हारा बॉडी बनाएगा। ओहो, समझ आ गया। तो ये तुम, ये पैराग्राफ एकदम अच्छे से क्लियर है। बोलो बोलो बोलो। नेक्स्ट, थ्योडोरस सिवान। थ्योडोरस सिवान जो थे ये कहाँ के थे सर, कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब समझ लो ना, जूलॉजिस्ट मतलब ये प्लांट के ऊपर नहीं, एनिमल के ऊपर डिस्कवरी किए थे। यस सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर सर। चलो आगे देखो। दूसरी बात, कब किए थे भाई साहब इसने, 1839 में। कब किए थे, 1839 में। ठीक है सर। इन्होंने क्या किया, बहुत सारा एनिमल लिया, उन्होंने प्लांट लिया था, इन्होंने बहुत सारा एनिमल लिया, मेनी एनिमल, और उसके बाद क्या क्या, डिस्कवरी किया, डिस्कवरी किया या फिर स्टडी बोल लो, स्टडी किया। और उन्होंने बताया है ना कि एनिमल सेल्स covered by thin layer जिनका नाम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है। अब सुनो सर, ये तो लोचा हो गया। हम तो पढ़े थे कि सेल के पास जो है, सेल का सबसे बाहर लेयर तो सर सेल वॉल होता है, यहाँ पर सेल वॉल में मिल गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एनिमल के अंदर, इट मीन कि सेल वॉल आर absent इन एनिमल। हाँ सही जा रहा, अरे एकदम सही। हाँ लो सीबीएसई वालों समझ गए। देखो मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश के जो जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, 1839 में डिस्कवरी किया। ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे एनिमल के ऊपर डिस्कवरी किया और स्टडी किया और बताया कि जितना भी एनिमल होता है उसके सेल के बाहर एक थिन लेयर होता है, उसका नाम क्या था, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग, हम जो अभी इससे पहले तक पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग तो सबसे पहले सेल वॉल मिलना चाहिए, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन मिलना चाहिए, उसके बाद न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस होगा। लेकिन यहाँ पर सेल वॉल क्या है, अब्सेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होता है। बोलो समझ आया, समझ आया। चलो आगे देखो, इसी को आगे कंटिन्यू करते, ये वाला लाइन ये तो खत्म हो गया। हाँ ये खत्म, इसके आगे और कंटिन्यू करते। देखो देखो इस साइड में लिखते हैं ताकि तुमको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है। आगे देखो, ठीक है। अब सुनो, थ्योडोरस सिवान क्या है सर, ये तो जूलॉजिस्ट है, एनिमल के ऊपर स्टडी की। अब मुझे बताओ, अगर ये जिंदगी भर एनिमल का देखें तो इसको तो हमेशा सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन मिला होगा। अगर ये प्लांट सेल देख लिए तो इनको देखो मतलब यूनिक फीचर मिल जाएगा सर कि इसको तो पता ही नहीं है कि बाहर सेल वॉल होता है। अगर ये एनिमल सेल की जगह प्लांट सेल देख लिए तो इनको एक यूनिक फीचर मिलेगा, कौन सा, सेल वॉल का, क्योंकि तो कभी देखे नहीं है ना भाई, ये तो जूलॉजिस्ट है। एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो जूलॉजिस्ट है। तो इन्होंने क्या क्या, प्लांट टिश्यू के ऊपर स्टडी किया। क्या क्या इन्होंने, प्लांट टिश्यू के ऊपर स्टडी किया। क्या क्या इन्होंने, प्लांट टिश्यू के ऊपर स्टडी किया। क्या क्या इन्होंने कहा चलो एक काम करते, प्लांट देखते हैं। प्लांट का टिश्यू लिया, प्लांट टिश्यू, और वहां पर क्या क्या इन्होंने स्टडी किया। हाँ स्टडी किया। तो सर क्या पाया इन्होंने, तुमको नहीं पता क्या पाया। अरे भाई साहब प्लांट के ऊपर तो इसको सबसे पहले क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा ना, क्योंकि हमको पता है भाई साहब कि सेल वॉल मिलेगा ना सबसे पहले। तो यहाँ पर इनको क्या मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, है ना। अब इनको ये क्या लगेगा, यूनिक कैरेक्टर, कभी इन्होंने देखा नहीं है भाई, यूनिक कैरेक्टर, ठीक है, ऑफ प्लांट। तब जाके इन्होंने क्या दिया, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब कंक्लूजन। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब दिया कि इन्होंने कहा हाइपोथेसिस जो है आपका, हाइपोथेसिस, इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया कि भाई साहब देखो ऐसा है कि हाइपोथेसिस इन्होंने क्या दिया कि प्लांट हो चाहे एनिमल, प्लांटवा हो चाहे एनिमलवा हो, प्लांट्स एंड एनिमल्स ये होता एक ही चीज का बना हुआ, कंपोज्ड ऑफ, ओ भाई, कंपोज्ड ऑफ
ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। तब जाके थियोडोर सिवान ने एक हाइपोथेसिस दिया। क्या हाइपोथेसिस दिया? कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो सारा एक ही चीज से मिलकर बना होता है भाई साहब। किससे बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म योर बॉडी। ओके, बोलो यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। चलो क्लियर एकदम, कोई दिक्कत? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सेल थ्योरी बार रिपीट करते हैं, मेरा मन कर रहा है। हाँ देखो, सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दिया था, ध्यान सुनो अच्छे से। सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दिया था, मैथ्यस एस्क्लेडन साहब, थियोडोर सिवान साहब। ठीक है, मैथ्यस एस्क्लेडन जो थे वो जर्मनी के थे, बोटैनिस्ट थे। ठीक है, 1838 में उन्होंने क्या किया? बहुत सारा प्लांट लिया, उसके ऊपर डिस्कवरी किया और स्टडी किया, और उन्होंने बताया जितना भी प्लांट होता है वो सेल से कंपोज, मतलब सेल से मिलकर बना होता है, और सेल जो तुम्हारा टिश्यू बनाता है। सर इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं। थियोडोर सिवान जो थे वो ब्रिटिश के थे, जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, 1839 में उन्होंने क्या किया? बहुत सारे एनिमल के ऊपर डिस्कवरी किया, और उन्होंने बताया कि ऑल एनिमल का जो सेल का जो कवर होता है, सबसे बाहर उसका एक थिन लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऐसा किसका कहना था? सर थियोडोर सिवान का कहना था। लेकिन हम लोग जो सर इससे पहले पढ़े थे, आप जो इससे पहले स्ट्रक्चर दिखाए थे, उसमें तो सबसे बाहर सेल वॉल दिखाए थे। इसका मतलब ये है सर कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इट मींस सेल वॉल आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल क्या होता है? किसके अंदर एब्सेंट होता है? एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद थियोडोर सिवान तो जूलॉजिस्ट थे, प्लांट तो कभी देखे नहीं थे। इन्होंने क्या किया? प्लांट के टिश्यू के ऊपर स्टडी किया, इनको एक यूनिक कैरेक्टर मिला। ऑब्वियस बात उनके तो यूनिक होगा ना भाई, वो तो कभी सेल वॉल तो देखे नहीं होगा, क्योंकि वो तो कभी प्लांट के ऊपर डिस्कवरी किया नहीं। अब जब प्लांट टिश्यू के ऊपर उन्होंने डिस्कवरी किया, तब उनको क्या मिला? एक यूनिक फीचर मिला, जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? सेल वॉल नाम था। तब जाके थियोडोर सिवान ने एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस मतलब होता है कि जैसे मान लो तुम ना पूरा, मान लो तुमको कोई चीज चेक करने के लिए दिया है ना, तुम चेक कर लिए और बताया अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा, वो तो तुम बताए ना ऐसा 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 नहीं वैसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या दिया सर? हाइपोथेसिस ये दिया कि जितना भी एनिमल है, जितना भी प्लांट है, वो सारा सेल से मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर? क्लियर है तो बोलो क्लियर, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। बस 15-20 मिनट पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ के क्या होगा भाई। अच्छा मुझे बताओ कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बता, तो सोच के बता, इन्होंने क्या कहा कि सारा सेल, सारा बॉडी का जितना भी ऑर्गन है, वो सारा सेल से मिलकर बना होता है। तुमको अच्छा मुझे सोच के बता, अपना दिमाग लगा के बता, खोपड़ी लगा के बता कि भाई एक बात बता कि हम लोग के बॉडी के अंदर ऑर्गन दिखता है कि सेल दिखता है? हाँ सर, ये तो मसला है सर। मतलब अगर ये हाथ मेरा किस चीज़ का बना हुआ है? ये हाथ मेरा किस चीज़ का बना हुआ है? सर सेल का बना हुआ है। लेकिन तुम हाथ दिख रहा है कि सेल दिख रहा है? सर हाथ दिख रहा है। इसका ये मतलब है सर कि ये तो पॉसिबल नहीं कि एक सेल से पूरा बॉडी बने। ये तो है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो पूरा बॉडी है वो, या फिर हमारा कोई जो ऑर्गन भी है ना, जैसे मान लो मेरा बाल है, मेरा मुंह है, मेरा नाक है, मेरा कान है, तुम्हारा मुंह है, तुम्हारा नाक है, सब कुछ एनीथिंग, सब कुछ, वो एक सेल से तो मिलकर नहीं बना सर, वो एक से कई सारा सेल से मिलकर बना हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है सर, इतना सारा सेल बॉडी के अंदर आया कहाँ से? ये तो है सर, मसला है। ये तो मसला क्या है कि इतना सारा सेल बॉडी के अंदर आया कहाँ से सर? ये बताइए। मुझे क्यों पूछ रहे हो भाई? जिसने एक्सपेरिमेंट उससे पूछो। इसका मतलब क्या था? सेल थ्योरी जो दो साइंटिस्ट ने दिया था, है ना, उनके सेल थ्योरी में ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था? कमजोरी था। उनको पता नहीं था सेल कैसे बनता है। मतलब ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक मतलब कमजोरी। ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक कि हाउ न्यू सेल्स एंड वेयर फॉर्म मैथ्यस एस्क्लेडन एंड थियोडोर सिवान डिड नॉट एक्सप्लेन। ओ सर, ये इसका मतलब क्या हुआ कि नया सेल कैसे बनता है और कहाँ बनता है, ये तो बताइए नहीं किया, है ना। ये तो ड्रॉबैक हो गया उसका। मतलब नया सेल कैसे बनता है ये बताओ, अगर बनता कैसे तो बताओ कहाँ बनता है। अब ये ना मैथ्यस एस्क्लेडन साहब बता पाए, ना थियोडोर सिवान साहब बता पाए। ठीक है, तो ये भाई मैथ्यस एस्क्लेडन लिखा हुआ है और ये थियोडोर सिवान लिखा हुआ है। ओ सॉरी, ये ठीक है। तब जो है, तब जाके एक नए साइंटिस्ट का जन्म होता है यहाँ पर, इस खेल में, है ना। इस खेल में क्या होता है? नए साइंटिस्ट का जन्म होता है। उस साइंटिस्ट का क्या नाम है?
उस साइंटिस्ट का नाम है तुम्हारा रुडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट पेज ले लूँ क्या? देखो आगे पेज है खाली क्या? हाँ ये ले लेते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? अब एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है तुम्हारा रुडोल्फ विर्चो साहब। क्या थे? रुडोल्फ विर्चो साहब। हाँ रुडोल्फ विर्चो साहब। इन्होंने क्या किया? सबसे पहली बात इसमें आप ये चीज़ याद रखिएगा कि इन्होंने फाइनल शेप दिया था सेल थ्योरी का। इन्होंने क्या किया था? अगर मैं बात करूं इसकी, तो इन्होंने फाइनल शेप दिया था सेल थ्योरी का। शेप ऑफ सेल थ्योरी मतलब क्या हुआ? इन्होंने फाइनल शेप था सेल थ्योरी का। सर कब दिया था? कौन सा वो ईयर था सर? 1855 था। मतलब 1855 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? रुडोल्फ विर्चो साहब ने फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी का। अब तो जो हम सेल थ्योरी में पढ़े थे, सेल थ्योरी में कमजोरी निकला कि भाई साहब नया सेल और कैसे बनता, कहाँ बनता है मुझे नहीं पता, तू पता कर ले। तो फिर एक साइंटिस्ट से बोला मैं बताऊंगा, मैं फ्री हूँ भाई, मैं बताऊंगा। उन्होंने वो आगे क्या बताया? उनका नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो साहब। उन्होंने फाइनल शेप दिया था सेल थ्योरी का। कब दिया था? 1855 में दिया था। कब दिया था? 1855 में दिया था उन्होंने। जैसे अभी हम लोग पढ़े ना कि इंग्लिश एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, बायोलॉजी एक भाषा है, उसी तरीके से एक लैंग्वेज होता है लैटिन। क्या होता है? लैटिन। तो उन्होंने लैटिन में कहा था। क्या कहा था? लैटिन में क्या कहा था सर? हाँ बताइए, ये बता दीजिए सर, ये लैटिन में क्या कहा था? इन्होंने कहा था लैटिन में ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या कहा था इन्होंने? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या कहा था उन्होंने? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है सर, अंग्रेजी नहीं समझ आता तो लैटिन लिख दे सर, तो हमको और नहीं समझ आ रहा। हम बताएंगे तुमको, हम बताएंगे। कौन बताएगा? हम बताएगा। ठीक है, पहला बात, इसका मतलब होता है इंग्लिश में न्यू सेल एराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि नया नचका सेल जो है ना भाई, नचका सेल, हाँ नया सेल जो है वो आपका बनेगा। ध्यान सुनो, उन्होंने कहा कि नया सेल जो आपका बनता है वो पुराने वाले सेल से डिवीजन के थ्रू ही बनता है। इनका पता नहीं, मेरा सवाल सुन। अब पुराना सेल कहाँ से आया भाई? सेल कैसे बना बॉडी में? हाँ ये तो सर सवाल है भाई। देख, इन्होंने कहा कि न्यू सेल एराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो पहले से जो सेल होता है ना, उसी से वो नया सेल उत्पन्न होता है डिवीजन के थ्रू। सर ये नया सेल कैसे, तो पुराना सेल कैसे आया? देखो मान लिया जाए, तुमको इतना तो पता भाई कि ये देखो, ये मान लो तुम्हारा, ये मान लो कि मेल का स्पर्म है। ओके सर, ये मान लो ओवा है, ये तुम्हारा क्या? स्पर्म। ये तुम्हारा ओवा है। ठीक है, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बना? पहला सेल जैगोट। ओहो ये है मसला सर, ये मसला। हाँ ये बना तुम्हारा जैगोट। अब ये तुम्हारा जैगोट, ये पुराना का सेल है, पहला सेल है। अब इसी से डिवीजन के थ्रू, मान लो ये सेल पहले, ये सेल बड़ा हुआ, ठीक है, और डिवीजन से 2 सेल बन गया। एक सेल से ये 2 सेल बन गया, देखो 2 सेल बन गया। अब ये दोनों सेल फिर बड़ा हुआ, अब इन दोनों सेल से 4 सेल बन गया, देखो 4 सेल बन गया, देखो 4 सेल बन गया। तो देखो इसी तरीके से 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024। भाई से आगे गिनती नहीं आती मुझे, खुद कर ले। हाँ चल देख सर, स्पर्म ओवा मैच किया, पहला सेल बना। इसी सेल से डिवीजन के थ्रू, किसके थ्रू? डिवीजन के थ्रू। किसी के थ्रू? डिवीजन के थ्रू नया सेल बनता गया और पूरा बॉडी का निर्माण हो गया। बोलो समझ आया? मतलब ये तुम्हारा है ओल्ड सेल। ये तुम्हारा क्या है? ओल्ड सेल। जो पहला सेल तुम्हारा जैगोट है, ये तुम्हारा ओल्ड सेल है, और ये सारा क्या है सर? न्यू सेल है। ओहो न्यू सेल है। पूरा समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हम एक लाइन लिख सकते हैं। पहला लाइन तो ये हो गया, फुल बहुत ज्यादा लिख दी थी। चलो पहला लाइन तो ये हो गया। दूसरा लाइन, ये सेल थ्योरी का पहला लाइन। दूसरा लाइन कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म composed of cells and its product। मतलब नया सेल जो है मतलब क्या हुआ? अब सेल थ्योरी में 2 लाइन, कौन सा सर? कि जितना भी नया सेल है वो सारा सेल पुराना सेल से डिवीजन के थ्रू बनता है। पहला बात। दूसरा का बात क्या है कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक ही मतलब सेल या फिर उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। सर सेल का प्रोडक्ट क्या होता है? अबे भाई सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ये सब तो प्रोडक्ट है। सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से तुम्हारा बॉडी बनेगा। ये पूरा क्या है? सेल का बाकी सबका प्रोडक्ट है। तो मतलब क्या हो? जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारा सेल या फिर उसके प्रोडक्ट से मिलकर बनेगा। ओके बच्चा लोग, ओके। एक चीज और पढ़ लो, इतना पढ़ ही लियो तो। मैं बोल रहा हूँ
मुझे बताओ, हम जो सेल थ्योरी बनाए हैं किस पे बनाए हम लोग? एनिमल पे, सेल पे? अच्छा सुनो, सेल थ्योरी जो है वो किस पे बना है? सेल से बने चीज़ों पे, या फिर सेल से जो चीज़ कुछ किस जैसे मान लो ये पेन है, मुझे बता क्या इस पे लगेगा भाई? इस पे सेल थ्योरी लगेगा? इस पे कैसे लगेगा? तो सेल से बना हुआ ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि सेल थ्योरी सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल होगा जो सेल से बनकर बना हुआ। ठीक है, तूने वायरस को सुना है? वायरस दो चीज़ से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। छोड़, नहीं पता ना, मान ले, इतना इतना जान मेरी बात। मैं बोल रहा हूँ कि वायरस जो है तुम्हारा, वायरस जो है तुम्हारा वो नॉन सेलुलर, मतलब सेल का बना हुआ नहीं है, नॉन सेलुलर है, सेल का बना हुआ नहीं है। देख रहे हो हिंदी मेरा? नहीं है। ओ हो, इसका मतलब क्या? अब तू मुझे सोच के बता कि वायरस पे सेल थ्योरी लगी कि ना लगी? बता, वायरस पे सेल थ्योरी लगेगा कि नहीं लगेगा? सर हम तो अभी 5 मिनट पहले ये पढ़े सर कि कोई भी चीज जो सेल से मिलकर बना हुआ उसी पे सेल थ्योरी लगता है। ओ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज जो है वो सेल से जो मिलकर बना होता है उसी से मिलकर बनेगा, मतलब जो सेल से मिलकर बना उसी पे सेल थ्योरी लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? वायरस क्या हुआ सर? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन हुआ। क्या हुआ ये? एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। क्या लिखोगे यहाँ पर? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ओ, ये बात है सर, ये माज रहा है ना? हाँ, ये माज रहा है। मतलब क्या हुआ कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है? वायरस। सिंपल। अब क्यों है सर? क्योंकि सर वायरस जो है आपका वो सेल का बना हुआ ही नहीं होता, तो सेल थ्योरी उस पर कैसे लगेगा सर? अभी बताइए सर, कैसे लगेगा? नहीं लगेगा सर, है ना? तो भाई साहब आज हम लोग इतना ही रखेंगे। नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर लिखो यहाँ पर, है ना? आज हम लोग यही तरह रखेंगे, ठीक है? आज हम लोग का पहला क्लास था, फिर भी हम लोग अच्छा खासा पढ़ लिए, ठीक है? तो फिलहाल आपको करना है इसका रिवीजन। मैं कराऊँ? 5 मिनट लगेगा, करता स्टार्टिंग करते। देखो पहले एनसीईआरटी कर लेते हैं ना, क्या बोल रहे हो? हाँ सर, पहले एनसीईआरटी करा दीजिए, एक सेकंड, जितना कर लिया उसका एनसीईआरटी कर लेते हैं। किधर गया सेल थ्योरी? ये बच गया था। देखो, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, जितना भी ऑर्गेनिज्म वो सेल का बना हुआ होता है, ठीक है? दूसरा बात, सम आर कंपोज ऑफ सिंगल। अच्छा, हम क्या बताते हैं कि जितना भी ऑर्गेनिज्म वो सेल का बना होता है, और कुछ जो है तो सिंगल सेल का बना होता है, और कुछ जो होता है वो बहुत सारे सेल का बना होता है। तो सिंगल सेल से बना उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। देखो फिर से सुनो ध्यान से, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स, जितना भी ऑर्गेनिज्म वो सेल का बना हुआ होता है। सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल, कुछ जो होता है वो सिंगल सेल का बना हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। व्हाइल अदर लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल, बहुत सारे सेल से बना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग सर? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। पढ़ा चुके नहीं पढ़ा चुके? बता, देखिए एनसीईआरटी कुछ छोड़े? बता, कुछ भी तो नहीं छोड़े? ये करा चुके पहले, ये एनसीईआरटी पहले करा चुका, ठीक है? नेक्स्ट, सेल थ्योरी इन 1838, ठीक है? मैथ्यूस स्क्लेडन, अ जर्मन बोटानिस्ट, जर्मनी के बोटानिस्ट थे, ठीक है? एग्जामिनेट मतलब एक्सपेरिमेंट अ लार्ज नंबर, मतलब मेनी प्लांट्स, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। देखो बता चुके कि नहीं बता चुके कि जितना भी प्लांट होता है वो अलग अलग तरह के सेल के मिलकर बना होता है, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, है ना? एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर सिवान 1839 में, देखो ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, मतलब इन्होंने बहुत सारा अलग अलग तरह का एनिमल सेल को डिस्कवर किया, एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो मैंने क्या बताया था कि थियोडोर सिवान साहब ने जो सबसे पहले जो सेल देखा था एनिमल सेल, उसके बाद उन्होंने पाया कि एक थिन लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। समझ आया? ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू एंड दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। बता चुके सारा वर्ड एक वर्ड एक्सप्लेन किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, है ना, सिवान प्रपोज द हाइपोथेसिस, मतलब उन्होंने हाइपोथेसिस दिया दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। देखो सब एक वर्ड बता, एक वर्ड की लड़की नहीं बता, कुछ भी छोड़े। तो स्क्लेडन एंड सिवान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया था। हाँ, दिस थ्योरी however did not explain as the how new cell and where formed, मतलब नया सेल कहाँ और कैसे बनता है, ये थ्योरी नहीं बता पाया। फिर कौन से साइंटिस्ट की एंट्री होता है? सर रुडोल्फ विर्चो का। कब? 1855 में पहली बार इन्होंने सेल को फर्स्ट एग्जामिनेटेड दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल है उससे बनता है। और उन्होंने लैटिन में क्या कहा था? ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है? नीट में पूछा हुआ, ये 2019 में पूछा था, याद रखना कि ये लाइन सीधा पूछ उठ के आया था कि ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेडन एंड सिवान। इन्होंने क्या किया? सिवान और स्क्लेडन के थ्योरी को मॉडिफाई किया टू गिव द सेल थ्योरी ऑफ फाइनल शेप। देखो फाइनल शेप था, सेल थ्योरी का पढ़ा चुके कि नहीं पढ़ा चुके? बता,
देखो फाइनल स्टेप, सेल थियरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, अब हम लोग सेल थियरी कैसे जानते हैं कि पहला बात कि ऑल लिविंग, एक सेकंड भाई रुक जा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, पहला बात। दूसरा बात कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से जो सेल मौजूद है उसी से अब का सेल बनता है। ओह नाइस, ये देखो क्लियर एकदम, कोई दिक्कत, यहां तक हम लोग एनसीईआरटी कर चुके हैं। देखो ये एनसीईआरटी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग करने वाले हैं, देखो और कुछ कुछ लाया था मैंने, उसको डिलीट कर दे रहा हूँ, और ये आपको मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, यहाँ तक हो चुका एक टॉपिक, मतलब हम तो बोले थे लास्ट में टाइम बचेगा, लेकिन ठीक है चलो 1 घंटा में हम लोग अच्छा खासा चीज़ पढ़ ले, एक बार फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा जाए कि सेल कोशिका को बोलते हैं, टिश्यू उत्तक को बोलते हैं, बोटानिस्ट उसको बोलेंगे जो प्लांट, जो ऐसा साइंटिस्ट जो पौधे ऊपर खोज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बोटानिस्ट बोलते हैं। जूलॉजिस्ट इसको बोलेंगे, जो एनिमल के ऊपर डिस्कवरी करते हैं उसको जूलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, सजीव को इंग्लिश में लिविंग बोलते हैं, बायोलॉजी की भाषा में एनिमेट थिंग बोलते हैं, ठीक है। उसमें सेल प्रेजेंट होता है, और बेसिक बात है। निर्जीव को हम लोग क्या होता है, नॉन लिविंग बोलते हैं, इनएनिमेट थिंग बोलते हैं उसको, उसके अंदर सेल एब्सेंट होता है, राइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह का होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होता है, जिसमें एक ही सेल को उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, और जिसमें बहुत सारा सेल को उसको मल्टीसेलुलर बोलेंगे। एग्जांपल अमीबा, यूलिना और बैक्टीरिया किसका है, यूनिसेलुलर का, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें व्हाट इज सेल, तो ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, मतलब हम लोग का जो बॉडी का निर्माण है वो एक सेल से बनना शुरू होता है, और सेल ही पूरा स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और अगर स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा फंक्शन कैसे होगा, तो उसको इसलिए हम उसको फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि सेल जो है, सेल मिलकर टिश्यू बनाएगा, ओ ओ ओ ओ ओ देखो सेल जो है सेल मिलकर टिश्यू बनाएगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से पूरा बॉडी बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, सेल के सबसे बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, और बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को साथ मिला तो क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन जोड़ दो क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। सेल विदाउट सेल वॉल को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिसेलुलर क्या है कि ये अपना लाइफ जीने की जो भी चीज़ की जरूरत है वो खुद कर सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो करते हैं। सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने, रॉबर्ट हुक साहब ने किया था, सॉरी। कॉक सेल था, कौन सा सेल था, कॉक सेल था, फाइलम बोलते हैं उसको, प्लांट सेल बोलते हैं उसको। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है इसमें, डेड सेल मतलब किसके अंदर, इन्होंने कहा कि जो तुम्हारा रॉबर्ट हुक साहब ने जो सेल डिस्कवर किया था उन्होंने कहा कि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, तो डेड सेल हो गया, ठीक है। ओनली सेल वॉल इसमें विजिबल था, ठीक है। उसके बाद लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था, एंटन वॉन लेवेनॉक साहब ने देखा था, बैक्टीरिया के ऊपर देखा था। न्यूक्लियस डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिस्कवरी के बाद सेल और कंपोनेंट के बारे में पढ़ना आसान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेल थियरी क्या था कि इनको दो साइंटिस्ट ने दिया था, मेथेस एस्क्लेडन, थियोडोसिमा। मेथेस एस्क्लेडन कहाँ के, जर्मनी के थे, बोटानिस्ट थे। 1832 में उन्होंने बहुत सारे प्लांट के डिस्कवरी किया, स्टडी किया, और बताया कि जितना भी प्लांट होता है वो सारा सेल या फिर सेल से बनता है, और सेल जो टिश्यू बनाता है, ठीक है। थियोडोसिमा ने ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, 1839 में उन्होंने बहुत सारे एनिमल को डिस्कवरी किया, और उन्होंने बताया कि एनिमल का जो सेल होता है उसका सबसे बाहर एक लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पर हमको एक बात पता चला कि अरे भाई रिवीजन तो ऐसे ही होगा ना भाई, हाँ। तो इट मीन्स कि सेल वॉल यहाँ पे एनिमल के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ, तो प्लांट टिश्यू के ऊपर फिर उन्होंने थियोडोसिमान साहब ने स्टडी किया और बताया कि प्लांट के ऊपर एक यूनिक कैरेक्टर होता है जिनको उन्होंने क्या कहा, सेल वॉल बोला था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हाइपोथेसिस दिया, हालांकि उसके बाद उन्होंने हाइपोथेसिस दिया और बताया कि प्लांट और एनिमल जो होता है वो एक ही वो सिर्फ सेल, प्लांट और एनिमल दोनों बात सेम है, दोनों सेल से ही बना हुआ होता है। नेक्स्ट चलता है भाई साहब, देखो आगे, देखो आगे क्या है कि ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने ये नहीं बता पाए ये लोग कि हाउ न्यू सेल एंड वेयर फॉर्म, मतलब ये नया सेल कहाँ और कैसे बनता है ये नहीं बता पाए थे। कौन मेथेस एस्क्लेडन, थियोडोसिमान साहब ने। तो फिर कौन साइंटिस्ट का एंट्री हुआ, रुडोल्फ विर्चो साहब का एंट्री हुआ, है ना। फाइनल शेप था सेल थ्योरी का 1855 में उन्होंने दिया था। उन्होंने लैटिन में भाषा का था ओमनी सेलुला इसेलुला, ठीक है। ये न्यू सेल अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री-एक्जिस्टेंस, मतलब नया सेल जो है वो पुराने वाले सेल से टूट के बनता है ना, ऐसा उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से बनता है, कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, है ना, एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कहा कि वायरस जो होता है वो नॉन सेलुलर होता है, वो सेल का बना नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, कौन, वायरस है, ठीक है। हो गया, यस देखो चलो, ये है तुम्हारा, थैंक यू सो मच, है ना। जाते जाते बात सुन जा। देखो आज आपका एक तरीके से पहला क्लास था, हो गया ना सब कुछ, चलो। मेरी बात सुनना, आज आप लोग का पहला क्लास था, ठीक है। आई होप सो आपको बहुत मजा आया, एंजॉय किए होंगे आप। बेटा ऐसा है कि पढ़ाई करो, प्रवचन से कुछ नहीं होता, पढ़ोगे तभी कुछ होगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि जब हम लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अब जेंडर पे मतलब ना, मैं बोल रहा हूँ कि मान लो बेटा हो चाहे बेटी, जैसे नहीं होता कि पापा बोलते हैं कि मुझे बेटा हुआ, तो तब तक पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना कामयाबी हासिल करो कि तुम्हारे पापा जो बोले थे ना कि बेटा हुआ है, वो इस वर्ड में कन्वर्ट हो जाए कि बेटा हो तो ऐसा, उस दिन खुद को मानना कि मैं सच में कामयाब हूँ,
ठीक है। जिस दिन पूरा दुनिया भाई, पूरा दुनिया ट्रोल करे, कुछ भी करे, तुम्हारे फादर ने जिस दिन बोल दिया कि बेटा हो तो ऐसा, उससे बड़ा दिन, उससे बड़ा खुशी के दिन कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो चलो इसके साथ मैं अलविदा लेता हूँ, है ना। आई होप सो आप बहुत ही इंजॉय किए होंगे इस लेक्चर को, है ना। जाते जाते थैंक यू लेके भाई, देख वो मैंने लिख के लाया था। चलो एक बड़ा सा थैंक यू सो मच, है ना। आई होप इंजॉय किए होंगे लेक्चर को, और अच्छे से तुम मेरी बात सुनो, नोट्स को अच्छे से बनाओ, ठीक है। जिसको भी ग्रुप में ऐड होना व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। एंड यस, पढ़ाई करते रहो, और क्या बोलूँ मैं। चलो थैंक यू सो मच।